राइट। उसमें जो डेट है वो है 20 नवंबर, राइट, अगला संडे। इसमें जो तुम्हारे टेस्ट का टॉपिक है वो है वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन, राइट। इसमें तुम्हारा आएगा पूरा का पूरा वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन। इसके बाद नेक्स्ट डेट जो तुम्हारा है 27 नवंबर, इसमें तुम्हारा है टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से लेके पूरे कोलिजन तक, राइट। क्योंकि 5 से 6 चैप्टर हो चुके हैं, अब जरूरी हो गया है कि जो भी चैप्टर्स हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए, उसको अभी क्या कर ले, एक बार रिवाइज कर ले। अभी अगर हम रिवाइज करेंगे तो टाइम कम लगेगा और वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। जितना ज्यादा हम टाइम इसको क्या करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, लास्ट में रिवीजन में एक तो दिक्कत जाएगी और फिर उतना याद भी नहीं रहेगा। तो जैसे 5 से 6 चैप्टर मेजर चैप्टर हो जाएंगे, वापस से हमें रिविजन करना है। अब गेस करो ये डेट मैंने अभी से क्यों बता दिया? गुड, राइट। रिवीजन तुम्हारा अभी से ही शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर पहले तो इसका एग्जाम दे ले, उसके बाद मंडे से जब अगले संडे ये रहेगा तो उसका इसको तैयार करेंगे। देखो ऐसा है कि अगर तुमको मंडे से ही प्रिपरेशन करना होता तो बेटा मैं मंडे को टॉपिक बताता, अभी से क्यों बता दिया मैंने? अभी से इसीलिए बता दिया कि प्रॉपर रिवाइज इसको करते रहना है, प्रॉपर रिवाइज करते रहना है। अप्रोक्सीमेट 12 दिन का ही समय है इसके लिए और 6 चैप्टर है। इसका मतलब हुआ कि हर 2 दिन में एक चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाना चाहिए। और इसका एक और मतलब हुआ कि हो सकता है 2 दिन के बाद तो क्लास के बाद मिलना में से, हाँ है ना, हो सकता है कि 2 दिन के बाद मैं तुमसे यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन पूछ लूं। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है 4 दिन के बाद मोशन वनडी के क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए जाए। तो वो रिवीजन तुमको क्या करना है, प्रॉपर करके चलना है। डेट पहले से बताने का कारण यही होता है कि अभी से तैयारी करनी है। लास्ट मोमेंट में अगर तुमको इंजीनियर बनना ही होता है ना, लास्ट मोमेंट वाला वो करना होता तो मैं लास्ट मोमेंट भी बता देता, अगले वीक बता देता, या अभी से बता दिया। इसी तरह से जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तब तक हम क्या करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे और 11 का जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो पूरा 11th का भी एक टेस्ट होगा तुम्हारा, पूरे 11th का एक टेस्ट होगा। तो जब वो टेस्ट होने वाला रहेगा तो उसको भी मैं अराउंड 3 वीक पहले से बता दूंगा कि 3 वीक के बाद जाके पूरा 11th होने वाला है। तो वो पूरा रिवीजन तुम्हारा चालू हो जाना चाहिए। अगेन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि सर पहले तो जो संडे टेस्ट होने वाला उसकी तैयारी करें, लास्ट वीक में पूरा 11th पढ़ लेंगे, नहीं। कुछ ऐसी हरकतें पिछले बार भी इंग्लिश मीडियम वालों ने की थी, इसमें से क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो रो दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो रो दिए थे। तो ध्यान रखना है, अपने टेस्ट के लिए बेटा मैं सीरियस हूं, राइट, और आगे भी रहूंगा। बस टेस्ट को फॉलो करते हुए चलो, क्या पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, हर चीज इसी के अकॉर्डिंग चल जाएगा तुम्हारा। तुमको अपने में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने से कोई टाइम टेबल बनाने के लिए कब क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, राइट, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट फिजिक्स के हिसाब से तुम मेरी तरफ से क्या रहोगे, फुर्सत रहोगे। जो भी तुमको टाइम देना है तुम अपने बायो में, तुम अपने केमिस्ट्री में देते रहो, है ना। इसको तुम नॉर्मली फॉलो करते जाओ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, सर इतना सारा होगा, आप कब रिवाइज करेंगे, वो सब मेरे अकॉर्डिंग होते रहेगा। 5 से 4 चैप्टर हो गए, रिवीजन हो जाएगा, 11th हो जाएगा, फिर एक 11th का टेस्ट होगा। 3 वीक का टाइम मिल जाएगा तुमको प्रिपरेशन करने का, 3 वीक पहले से बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहना, वो हो जाएगा। उसके जस्ट बाद 12 चालू होगा, एक चैप्टर 12 का आएगा तो एक चैप्टर 11th का आएगा। जितना रिवीजन तुमने जल्दी जल्दी में 11th किया था, अब तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है कि 1 वीक का टाइम मिला है प्रॉपर एक चैप्टर को रिवाइज करने का। तो जब तक तुम्हारा 12 कंप्लीट होगा तब तक 11 तुम प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाओगे। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बचेगा, 12th तुमको पढ़ना। 11 तुम्हारा एक अभी हो रहा है टेस्ट, पार्ट वाइज हो रहा है, एक अभी हो रहा है, एक सेमी मेजर तुम्हारा पूरा 11th का होगा, फिर एक एक चैप्टर तुम 12 के साथ रिवाइज करोगे, 11th में कुछ नहीं बचेगा तुम्हें। और 65% वेटेज तुम्हारा 11th का है, बराबर नहीं है 11th 12th। अगर 100 घंटे में फिजिक्स कंप्लीट की जाए तो 65 से 70 घंटे सिर्फ 11th को पार्ट को लगेगा, हार्डली 30 से 35 घंटे लगते हैं 12th वाले पार्ट को। तो इतना पार्ट तुम्हारा वेल प्रिपेयर्ड रहेगा। बस लास्ट में तुमको वही 35% क्या करना पड़ना है, कहीं से कुछ परेशान नहीं होगे तुम। इसको आराम से फॉलो करते जाओ, लास्ट में बर्डन नहीं रहेगा। एक और चीज बता दे रहा हूं तुमको, यूनिट एंड डायमेंशन के एक एक क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट पेपर से आएंगे। 150 लाके दिखा दो। इसके एक एक क्वेश्चन जो तुम्हारे टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, सीधा उसी से दे दिया मैंने चैलेंज दिया था किसी को कि अगर मैं सारे क्वेश्चन तुमको बता दूं तो कितने मार्क्स लाओगे। तो चलो बता दिया मैंने, इसमें तुम्हारे बैच में दूसरे में सारे क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट पेपर जितने हुए हैं उसी से आएंगे। 150 प्लस लाने की कोशिश करो, बढ़िया मौका है, घर वालों को रिजल्ट भेज देना। चल ठीक है। इसमें
चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है सेंटर ऑफ मास। अब अगर हम क्या करें, एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए तो ये टॉपिक जो है वो रोटेशनल मोशन में मिलेगा, रोटेशनल मोशन के चैप्टर में मिलेगा। बट सिंस 2 से 3 दिन का समय इसको लग जाता है इसको पढ़ने के लिए, तो इसको हम क्या करते हैं, अलग से पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने हर चैप्टर में तुमको बोला है कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहां से आएंगे इस तरह से, इसी तरह से मैं यहां पर बोल दे रहा कि नीट के हिसाब से ये एक एवरेज चैप्टर है। मतलब ये हुआ कि कॉपी में जितनी चीजें लिखाई जाएंगी तुम उतना क्या कर लो, पढ़ लो, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं, ये कर लिया वो कर लिया, रिंग बहुत ज्यादा इधर करने की जरूरत नहीं, राइट। उतने टाइप के पढ़ लो, उतने में से नीट लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो तुमसे आराम से बन जाएंगे। तो एक एवरेज टाइप का चैप्टर है, तो नॉर्मली अगर इसको पढ़ लोगे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पूरी एनर्जी बचा के रखनी है अभी अगले चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में, जिसमें तुमको पूरा जी जान लगा देना है। जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर पाओ उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। तो ये नॉर्मल से चैप्टर है, आसान से चैप्टर है, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, राइट। आसान आसान टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी रेंज के क्वेश्चन तुमको क्या करना है, देखना है, नीट लेवल आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले समझना है कि भाई ये सेंटर ऑफ मास है क्या। पहले मैं डेफिनेशन लिखा दे रहा, उसके बाद मैं समझा भी दूंगा। एक लिखना है इसमें, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर all the mass of the system, where all the mass of the system is assumed to be concentrated, is assumed to be concentrated, right। उसके अगली लाइन में लिखना है, center of mass may lie inside or outside the body. Center of mass may lie inside or outside the body. एक और लाइन लिखना है, मैं सबको क्लियर कर दूंगा अभी, बस पहले लिखने वाला काम पूरा करो। एक लाइन और लिखना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to other masses, position of center of mass with respect to other masses does not depend upon the coordinate system, does not depend upon the coordinate system। चलो देखते हैं क्या है। और जितनी लाइन लिखाई है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। क्या क्या पूछा वो, सबसे पहले हमने इसमें बोला है सेंटर ऑफ मास, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे सीएम से, सीओएम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। सीएम लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि है क्या। तो मान लो मेरे पास क्या है, इस तरह का कोई सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे मास हैं। लेट्स से ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, एक आध मास और ले लिया m4, ऐसे। तो भैया ये अलग अलग टाइप के मास है। अब मान लो इसके दूर यहां पे एक और मास है m। अब मैं जानना चाह रहा कि इस सिस्टम ऑफ मास और इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, तो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना होगा। दिक्कत यह है कि यार यहां पे एक मास नहीं बल्कि नंबर ऑफ मासेस है। अब मैं इसका डिस्टेंस यहां पे किससे लूं, तो हम बोलेंगे कि भाई देखो यहां पे क्या है, 4-5 मासेस है, अलग अलग मासेस है। अच्छा, ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तुम काउंट कर पाओ, राइट। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, इसको बोलते हैं पार्टिकल मास सिस्टम। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तुम काउंट कर पाओगे उसको बोलोगे पार्टिकल मास सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह से लेट्स से अगर कहीं पे रॉड है, तो भैया रॉड में तो मास यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है पूरे लेंथ में, लेकिन क्या इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट कर पाएंगे, तो ऐसे को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। तो एक हो गया पार्टिकल मास सिस्टम, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। एग्जांपल हम किसी का भी ले सकते हैं। मान लो हमने इसमें लिया, तो अब मैं ये डिस्टेंस कहां से लूं, राइट। m4 से लूं, m1 से लूं, m2 से लूं, m3 से लूं, किस में। तो ऐसे टाइम पे हम एक सेंटर क्या करते हैं, निकालते हैं, अज्यूम नहीं करते, हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जहां पे इन सबको कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। हम ऐसे मानते हैं कि यार इस सिस्टम का पूरा मास एक्चुअली इसी पॉइंट पे है, राइट। अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम इन सबको हटाते और एक मास से रिप्लेस करते तो उसको कहां पे रखते,
तो वही कहलाता है क्या, सेंटर ऑफ मास। और ऐसे टाइम पे हमारे लिए क्या हो सकता है, यूजफुल हो सकता है कि इसका डिस्टेंस हम ले सकते हैं कहां से, सेंटर ऑफ मास से। इसके अलावा कई हमारे पास क्या है इसके यूज है। एक बहुत बड़े यूज है इस तरह से कि मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक छोटा सा पार्टिकल लिया और मैंने क्या किया, ऐसे थ्रो किया, तो उसका जो पाथ होगा राइट वो इस तरह से होगा। मैं किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं। बट अगर मैंने इसकी जगह पे ये रॉड ले लिया और इसको मैंने ऐसे घुमा के थ्रो किया, अब तुम खुद सोचो अगर मैं इसको घुमा के थ्रो करूंगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या करेगा, लेगा और साथ साथ ऐसे रोटेट भी करता जाएगा, जिसकी वजह से जब हम इसका क्या करेंगे, पाथ देखेंगे तो हो सकता है पहले ये हमें ऐसे दिखे, फिर थोड़ा आगे पहुंचा ऐसे हो गया, फिर थोड़ा आगे पहुंचा इस तरह से हो गया, और इस तरह से क्या करता जा रहा है, ऐसे रोटेट भी होता जा रहा है। ये इस तरह से जाता गया और रोटेट हो गया। अब मान लो इसमें मैंने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है आफ्टर टी सेकेंड कहां पे है, उसका पोजीशन पता करना है। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी है और रोटेशन मोशन में भी है। अब डायरेक्ट इसको पता लगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो ये कि हम इसमें देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा दिखेगा जैसे वो रोटेट कर ही नहीं रहा। भले इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे घुमा के फेंका है, पर तुमको एक पॉइंट ऐसा दिखे जैसे रोटेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है। राइट, जनरली वो पॉइंट होता है हमारा कौन सा, सेंटर ऑफ मास, जहां पे कंप्लीट सेंटर को मानते हैं वो ऐसा लगेगा जैसे वो घूम ही नहीं रहा। तो सबसे पहले मेरा तरीका रहेगा कि यार उस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को मैं क्या कर लूं, पता कर लूं। तो वो एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि भाई ये रॉड पहुंचा कहां पे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लिया। उसके बाद मुझे ये देखना है कि भाई किस अल्फा से या किस ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। उससे मैं क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं कि भाई इसका जो एंगल है वो कितना है। अगर मुझे उसका क्या करना है, एंगल निकालना है, किसी भी पार्टिकल का एंगल थीटा, तो हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इंटू टी। तो दो चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हम पोजीशन निकालेंगे किसका, सेंटर ऑफ मास का, कि हाँ इस पोजीशन में हमारा सेंटर ऑफ मास है। उसके बाद अगर मुझे इसका पोजीशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा इंटू टी से, कितना टाइम हो गया और किस ओमेगा से घूम रहा है, उससे मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि ये वाला पॉइंट यहां लोकेट होगा, ये यहां लोकेट होगा। तो जब काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रॉब्लम इस तरह के हो जाते हैं तो पहले हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में बाकी ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है वो हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। राइट, तो सेंटर ऑफ मास इस तरह का पॉइंट हो जाता है जहां पे हम सारे मासेस को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि वहीं पे पूरा का पूरा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसे सिचुएशन में हमें सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखाया हुआ है। अगला जो मैंने लिखाया हुआ है वो ये, और वहीं से क्वेश्चन भी आया हुआ है थ्योरेटिकल, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है ऑब्जेक्ट के बाहर। बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे तुम यहां पे सीधा सीधा देख सकते हो कि भाई ये तो पार्टिकल मास सिस्टम है। राइट, यहां पे पहला मास यहां है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां पर, सेंटर ऑफ मास तो यहां है। राइट, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो। इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो इसकी जगह पे हमने यहां पे ले लिया क्या, एक डिस्क। तो अगर हम क्या करें, डिस्क की बात करें तो जो डिस्क का मास होता है वो उसके पूरे के पूरे एरिया में होता है। राइट, पूरे के पूरे एरिया में होता है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा। जो इसका मेन ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसका सेंटर ऑफ मास भी वही होगा। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर तुमको समझाना चाहूं तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट भी हम कह सकते हैं जहां से हम उसको क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। एक तरीके से हम चाहे तो बैलेंस कर लें। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही पूरा का पूरा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्या, mg। और ठीक वही पे तुमने ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा लिया तो mg को बैलेंस कर लेगा कौन, नॉर्मल रिएक्शन। तो तुम चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो, ऐसे करके बैलेंस कर सकते हो। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है किसके लिए, एक डिस्क के लिए, वो बॉडी के अंदर में है जहां पे मास पाए जा रहे हैं वहां पे। बट अगर इसी के जगह पे हम क्या ले लें, एक रिंग ले लें। हमने ले लिया कि भाई यहां पे हमारा एग्जांपल जो है वो क्या है, एक रिंग का। अब अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग का जो मास होता है वो पूरे इसके पेरीफेरी में होता है। जितना इसका क्या है, पेरीफेरी है, वहीं पे तुम्हारे मास मिलेंगे। ना तो यहां पे मिलेगा ना तो यहां पे मिलेगा। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा अगेन इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे हमें मिल रहा है, वही जहां पे हमें सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, क्या वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं। उसके बावजूद सेंटर ऑफ मास यहां पे है। एक तरीके से मैं ऐसे इमेजिन करा सकता हूं कि अगर तुमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो इसमें बहुत सारे मासलेस स्ट्रिंग बांध दो ऐसे। राइट, इस तरह से मासलेस स्ट्रिंग बांध दो और फिर तुम यहां से इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के जहां पे मास मिलते हैं वहां पे भी हो सकता है और जहां पे मास नहीं है वहां पे भी पाया जा सकता है।
ये मैंने लिखा है तुमको सेकंड लाइन। और यहां से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है कि बाहर होता है, इस तरह से ऐसे करके क्या करता है, पूछ लेता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ है जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहीं से हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना शुरू करेंगे या डेरिवेशन वगैरह देखेंगे। तुम इसको भी चाहो तो क्या कर सकते हो, बना सकते हो बाद में, अभी छोड़ दो। वो ये कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। क्या मतलब हुआ, समझते हैं। मान लो हमने बोला कि ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, और एक मास m1 यहां प्रेजेंट है और दूसरा मास m2 यहां प्रेजेंट है। अब सबसे पहले मुझे m1 और m2 का पोजीशन चाहिए, तो ऑरिजिन से जो हम क्या करेंगे, लेंगे, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा r1 और ये हो जाएगा r2। अब इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इन्हीं को ज्वाइन करने वाले लाइन के कहीं पे मिलेगा, राइट, वहीं कहीं पे मिलेगा। लेट्स से यहां कहीं पे इनका क्या मिल रहा है हमें, सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा r सेंटर ऑफ मास, राइट, ये हो जाएगा r सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, ऐसे। अब समझो, अगर कल को मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग ले लिया, किसी ने बोला सर यहां पे x और y लो, किसी ने बोला नहीं सर हम तो इस तरह से लेंगे, इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ये हमारा x डैश, ये हमारा y डैश, और हमने यहां पे ऑरिजिन क्या किया माना। अब अगर हमने ऑरिजिन कहीं और मान लिया है तो इस ऑरिजिन के अकॉर्डिंग इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया, r1 डैश, सॉरी सेंटर ऑफ मास कह रहा, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, r1 डैश। इसी तरह से इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया, कितना, r2 डैश। और इस ऑरिजिन से अब ये भी अलग आएगा, ये हो जाएगा r सेंटर ऑफ मास डैश। अब देख के जरूर ऐसा लग रहा है सर सेंटर ऑफ मास पहले RCM पे था अब RCM डैश पे है, पर नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू अदर मासेस अभी भी एग्जैक्टली वहीं पे। ऐसा थोड़ी कि हम मेजरमेंट कहीं और से करेंगे तो सेंटर ऑफ मास कभी यहां दिखेगा, कभी यहां, कभी यहां। इसका सिंपल एग्जांपल है कि भाई ऐसा है कि जो भिलाई है या हमारी कोचिंग है वो यहीं पे, अब ये यहीं पे रहेगा तो मेजरमेंट कहीं से भी कर लो, तो मेजरमेंट करोगे इधर रायपुर से, तो बोलोगे रायपुर से 40 किलोमीटर लेफ्ट चलो। किसी ने बोला सर हम राजनांदगांव से करेंगे, तो बोले उसने 25 किलोमीटर राइट चलो। तो भले वहां से डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, कहां से मेजर कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है, पर जो पोजीशन है वो तो यही रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हम बोलेंगे कि भाई जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू अदर मासेस वो इतने पे ही रहेंगे, चाहे तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कर लो, चेंज कर लो। बात आई समझ में, ये लिखवाया हुआ है क्या, थर्ड। अब इसी से हम क्या करते हैं, और ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। ये जो हमने क्या किया लिखा हुआ है इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। एक्सप्लॉइट इस तरह से करते हैं इन द सेंस कि जब हमें ये पता चल गया, राइट, जब हमें ये पता चल गया कि भैया ऐसा है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होना ही नहीं है, चाहे हम ये वाला ले चाहे ये ले, तो अब हम क्या करते हैं, ऑरिजिन को किसी मास के ऊपर ही ले लेते हैं, ऑरिजिन को किसी मास के ऊपर ही ले लेते हैं। उससे होता यह है कि इसका खुद का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, 0, और अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है तो इसका पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट पता चल जाएगा। भाई इसको अगर तुमने ऑरिजिन पे ले लिया है तो ये तो 0 पे हो गया, ये जितने लेंथ पे होगा वहां पे पता चल जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, इन जनरल किसी मास को ही कहां ले लेते हैं, ऑरिजिन पे लेते हैं, क्योंकि कहीं से भी ले यार पोजीशन तो वहीं पे रहेगा। क्लियर है ये? अब लिखना कैसे हम क्या करेंगे वो देखेंगे। तो एक काम करो, जरा उसको बना लो, है ना, अपने हिसाब से बना लो, उसको मैं रब करने वाला हूं और इसके हिसाब से लिखाने वाला हूं। देखो, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगर कभी भी हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ा, आर सेंटर ऑफ मास, तो इसको निकालने का तरीका है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, जहां पे r1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, r2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 और rcm है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट अगर डायरेक्ट इस तरह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं दिया हुआ है तो तुम x और y अलग अलग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अगर हमें x और y को क्या करना हुआ, अलग निकालना हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि भाई x सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है कैसे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो x के अलावा हमें और क्या निकालना होगा, y भी।
तो y सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालेंगे तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 एंड m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरह से अगर 3 डायमेंशन में रहा तो साथ में और क्या निकालोगे, z सेंटर ऑफ मास निकालोगे। अब उसके बाद हो सकता है कि हमारा जो आंसर हो इस तरह से हो कि भाई जो r सेंटर ऑफ मास है वो दिखा सकते हैं x सेंटर ऑफ मास कॉमा y सेंटर ऑफ मास कॉमा z सेंटर ऑफ मास। जैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं ना अपन, राइट, 0,3,2 x, y, z, उसी तरह से पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। या हो सकता है कि यहां पे r सेंटर ऑफ मास की सीधी सीधी वैल्यू, तो अगर हमें वैल्यू निकालना होगा और हमें x, y, z पता है तो r सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं कैसे, x सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो हम चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, पर 90% ऑफ द केसेस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इस तरह से दे देगा, x अलग, y अलग, z अलग। पर अगर सिर्फ एक दिया हुआ है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन होने के बावजूद, तो ऐसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब ये ऐसे किस तरह से आया है, इसको वेक्टर के टाइम पे ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर इसका x कंपोनेंट दिया हुआ है, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट दिया हुआ है, तो पूरे वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेम वही चीज यहाँ पे, क्लियर है ये? चलो तो इसको और इसको साथ में लिख लो। चलो देखो, लेट से 2 मासेस हमने क्या किया, लिया हुआ है, एक है m1 और दूसरा है m2, और हमने ये अज्यूम कर लिया कि भाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। अब मान लिया कि जो सेंटर ऑफ मास है लेट से यहां कहीं पे, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, जबकि m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है कितना, r1, और m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, r2। लेट से ये हमने क्या कर लिया, वो कर लिया। एक ही समझना है, इससे पहले जब हम r1 और r2 क्या करते, ले रहे थे, तो r1 था पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, पोजीशन वेक्टर मतलब ऑरिजिन से उसका पोजीशन। इसी तरह से r2 का मतलब क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ m2, मतलब ऑरिजिन से m2 कितने डिस्टेंस पे। यहां पे r1 r2 का मीनिंग अलग है, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? r1 का मतलब है m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, और r2 का मतलब है m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, जबकि m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है ना। तो ऐसे बिल्कुल रेड नहीं लिया सर, r1 का मतलब तो वो समझाया था, यहाँ पे अलग है भैया, वेरिएबल्स चीजें कहीं भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू m1, राइट। तो हमने यहां पे लिखा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू m1। अगर हम क्या करें, निकालें, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, r1, राइट। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन r1 है, इसका डिस्टेंस कितना, 0। अरे यहां से निकालोगे तो इसका खुद का पोजीशन यहीं से कितना है, 0, प्लस m2 का पोजीशन कितना है, r, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसका मतलब है r1 की वैल्यू यहां से हमें मिली m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कहां से, m2 से। तो अगला हमने फिर से क्या किया, निकाला पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू m2। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन m2 से कितना है, r2। तो हम लिख सकते हैं r2 इज इक्वल टू m1 इंटू r, क्या लिखेंगे, m1 इंटू r प्लस m2 इंटू 0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक चीज का ध्यान रखना है, अभी हम सिर्फ क्या करें, जनरल फॉर्म में इसको सॉल्व करें। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह भी अगर हम क्या करेंगे, लेंगे, तो फिर प्लस और माइनस दोनों हमें कंसीडर करना होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लेंगे, और कोऑर्डिनेट्स प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं, तो उस टाइम पे वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से टर्म 0 हो गया, तो हमें r2 मिला कितना, m1r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। अगर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, r1 बाई r2। तो हमने लिखा r1 बाई r2। राइट हैंड साइड में m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, अच्छा r और r भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, m2 बाई, इसको इधर में मल्टीप्लाई कर दो तो मैं बोल सकता हूं यार m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 इज इक्वल टू m इंटू r इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ, p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 ऐसे करके लिखते थे ना, राइट। इसका मतलब है m इंटू r क्या है, कांस्टेंट। इसका सीधा सा मतलब हुआ, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m।
R is inversely proportional to it। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उससे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उतना कम होगा। यार सीधी सी बात है, राइट। जो हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटर ऑफ मास उसके पास में रहेगा, तो जो मास जितना ज्यादा होगा उसके क्लोजर होगा, सेंटर ऑफ मास उसके पास होगा, ये बताना चाह रहा है, राइट। इसी को हम चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन उतना ही कम होगा, वो उसके उतना ही पास होगा, जो कि ऑब्वियसली, राइट, ऑब्वियसली बात है। यहां पे हम थोड़ा सा ट्रैक से हटके एक और कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, सीखेंगे, जिसको सर्किट वगैरह हर जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला है कभी कभी कनेक्टेड टॉपिक आ जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, तो इससे ट्रैक से हटके थोड़ी देर तक अगले 10-15 मिनट हम वो भी डिस्कस करेंगे, उसको बॉक्स में बंद कर देना है और उसके बाद हम वापस से सेंटर ऑफ मास पे आ जाएंगे। क्या सीख रहे हैं थोड़ा सा समझो। यहां पे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, M के। तो जब हमने R1 निकाला है तो यहां लिखा हुआ है M2R डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इसी तरह से जब R2 निकाला है तो यहां पे M1 लिखते हैं। देखो जो R है, राइट, उसका कुछ पार्ट R1 है, कुछ पार्ट R2 है। R को हमने R1 R2 पे वो किया है, राइट, और ये M1 और M2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बोला गया है भाई जिसका मास क्या है, ज्यादा है, उसके लिए पोजीशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इनवर्स रेशियो में हुआ है, और जब इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जब R1 निकालना होता है आउट ऑफ R, मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, R1 इज इक्वल टू R, मतलब आउट ऑफ R R1 निकाल रहे हैं, और यहां पे क्या लिखा हमने, M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो जब हमें R का R1 पार्ट निकालना होता है तो यहां पे ऊपर में क्या आता है, M2। इसी तरह से जब R का R2 पार्ट निकालना होता है तो ऊपर में क्या आता है, M1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इस तरह से। तो हमें क्या करना है, इसी चीज को थोड़ा सा सीखना है कि अगर किसी भी वैल्यू को हम डायरेक्ट रेशियो या इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, और फिर उसको सर्किट वगैरह में या कहीं दूसरे जगह पे सॉल्व कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट रेशियो और इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या करना है, हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है, और ध्यान रखना है पूरा सर्किट तुम चाहो तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब तुमको सर्किट सॉल्व कराऊंगा तो पूरा सर्किट डायरेक्ट और इनवर्स रेशियो से ही करवाऊंगा। क्या एडवांटेज उसके होते हैं वो भी अभी तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये, है ना। चलो पहले इसको यहां तक नोट करो जरा। देखो तो यहां में हमने देखा है कि भाई जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है और इधर पे फर्स्ट निकालना है तो इधर पे सेकंड लिखते हैं, और इधर पे सेकंड निकालना है तो इधर पे क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट लिख रहे हैं। इसी तरह से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड निकालना है तो सेकंड निकालना है। किस तरह से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है वो देखना है। तो अगेन ये जो पार्ट हम क्या कर रहे देख रहे हैं वो हर जगह पे जहां भी डायरेक्ट और इनवर्स रेशियो में हमको क्या करना पड़ेगा, चीजों को डिवाइड करना होगा, ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं डायरेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट, राइट, डायरेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है कि लेट्स से y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, है ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, और मुझे x को दो पार्ट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक पार्ट y1 आएगा, दूसरा पार्ट y2 आएगा, इस तरह से, राइट। एक y1 को मिलेगा, दूसरा y2 को मिलेगा। इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मान लो एक नॉर्मल से एग्जांपल दिया जाए कि यार पूरे क्लास को दो पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, और हमारे पास क्या है, कुछ प्राइजेस हैं, है, मान लो 100 रुपीज है, जिसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड करना है। हमने बोला भाई जिसका परफॉर्मेंस जितना बेटर होगा उसको 100 रुपीज का उतना ही ज्यादा पार्ट मिलेगा, तो परफॉर्मेंस जितना बेटर उसको उतना ही ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ये हो गया कैसा, डायरेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, x के, और x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट मिलेगा y1 को, दूसरा पार्ट मिलेगा किसको, y2 को। तो अगर मुझे y1 निकालना है, राइट, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, x1 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। इस तरह से हमको क्या करना है, लिखना है। अगर y1 निकालना है आउट ऑफ y तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, x1 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। इसी तरह से अगर हमें क्या करना है, y2 निकालना है तो हम लिखेंगे y, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। इस तरह से इसके दो एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्किट के ही एग्जांपल ले रहे हैं। पहले एग्जांपल है हमारे पास रेसिस्टेंस का सर्किट ले रहे हैं सीरीज में, एग्जांपल भी ले रहे हैं। तो पहले एग्जांपल हमने लिया है रेसिस्टेंस
या रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो हमने बोला कि जो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं वो किस में लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, राइट, सीरीज में लगे हुए। अब हमने बोला कि भाई लेट्स से यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस है। R1 की वैल्यू बोल दी मैंने 4 ओम, R2 की वैल्यू मैंने बोल दी 6 ओम, और दोनों को हमने क्या किया है, एक बैटरी से लगाया हुआ है, और बैटरी है कितने का, 20 वोल्ट का, राइट, बैटरी है 20 वोल्ट का। अब हमें पता है कि दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं, तो कुछ ये वोल्टेज कंज्यूम करेगा और कुछ दूसरा वाला कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसी को मैंने अभी क्या बोला, उतना पोटेंशियल क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, सेम मीनिंग है। और इसी तरह से बोला है कि भाई अक्रॉस R2 कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट, कितना पोटेंशियल वो क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो V1 की वैल्यू पूछा हुआ है और V2 की वैल्यू, तो हमें पता है दोनों को आउट ऑफ 20 ही तो मिलेगा कि भाई 20 वोल्ट का कुछ पार्ट इसको, कुछ पार्ट इसको, बट कैसे मिलेगा वो हमें समझना है। तो हमें पता है कि सीरीज में, अगर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो आई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, राइट। सीरीज में जितना करंट क्या मिलेगा, R1 को मिलेगा उतना ही करंट R2, और हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। अगर इन दोनों के लिए मैं देखूं तो करंट क्या है, सेम, करंट कांस्टेंट है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, R के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के मतलब यह है कि भाई जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, वो उतना ही ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा V, और यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो सीधा सीधा मैंने लिखा कि आउट ऑफ 20, यहां लिख दिया 20, R1 की वैल्यू कितनी, 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 विच इज 10, राइट। तो V1 की वैल्यू आ जा रही कितनी, 8 वोल्ट। मतलब ये जो है वो 8 वोल्ट क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। फिर तुम V2 निकालना है तो चाहो तो ऐसे निकाल लो, या तुम बोलो कि भाई 20 का 8 वोल्ट ये कंज्यूम कर लिया, तो V2 कितना बचा, राइट, 12 वोल्ट बचा। ये समझ में आया? तो सिंस अभी मैं क्या कर रहा, समझा रहा, इसलिए मैंने यहां पे प्रॉपर लिखा है इन सीरीज आई की वैल्यू कांस्टेंट है, V इक्वल टू आई आर है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, है ना, ऐसा नहीं कि एक ही के लिए वोल्टेज चेंज करो, इन दोनों की बात कर। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो V1 इज इक्वल टू V R1 प्लस सब कुछ करके। अदरवाइज जब इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा तो बेसिकली सिर्फ 2 लाइन का है कि फॉर्मूला दोनों क्या है, सीरीज में है, मतलब आई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R जैसी आया, तुम सीधा लिखोगे V1 इज इक्वल टू V R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और V1 की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अच्छा, अगर ये नहीं पता होता इन केस, क्योंकि सर्किट को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अगर ये नहीं पता होता तो इसको कन्वेंशनल तरीका क्या होता सॉल्व करने का, मतलब नॉर्मल तरीका क्या होता सॉल्व करने का। सबसे पहले हम R1 और R2 का क्या निकालते हैं, R इक्विवेलेंट, राइट, R इक्विवेलेंट। तो पहला स्टेप हो जाता R इक्विवेलेंट निकालने का। जब R इक्विवेलेंट निकल जाता तो दूसरा स्टेप होता करंट निकालने का। करंट निकालते V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट से, राइट। तो 4 और 6 सीरीज में लगे हुए कितना हो जाता, 10। फिर सेकंड स्टेप में करंट निकालते 20/10 मतलब 2 एम्पियर। फिर तीसरा स्टेप आता V1 इज इक्वल टू I R1 और V2 इज इक्वल टू I R2, और उससे तुम क्या करते, निकालते। तो बेसिकली 3 स्टेप में सॉल्व होता। और अभी मैंने तुमको सिर्फ और सिर्फ 2 के बीच में क्या कहा है, डायरेक्ट इनवर्स रेशियो लगाना सिखाया। ये चाहे तो हम 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, कैसे भी हो, सबके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे सर्किट को, उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, देखेंगे। बट समझना है, जहां पे तुम 3 स्टेप में क्या करते, सॉल्व करते, उसको डायरेक्ट एक स्टेप से, तुमको जैसे ही पता चला कि ये डायरेक्ट रेशियो में सीधा, ना तुमको करंट निकालने की जरूरत है, ना R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत है, तुम सीधा बोल सकते हो 20 का ये इतना और इसमें इतना। जैसे जैसे सर्किट कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, कन्वेंशनल तरीका उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, R इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत हो जाएगी। बट अगर हमें डायरेक्ट इनवर्स रेशियो पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कैपेसिटर में, लेकिन कैपेसिटर में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब डायरेक्ट रेशियो काम आता है। तो सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लो इसमें ऐसे बोल दिया कि भाई यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। मैंने बोला कि भाई C1 जो है वो 3 माइक्रोफैरेड का है, और जो C2 है लेट्स से 6 माइक्रोफैरेड का है, और इन दोनों को मैंने टोटल चार्ज दिया है 18 माइक्रो कूलम, 18 माइक्रोग्राम।
अब मुझे पता है जो भी मैंने चार्ज दिया उसका कुछ पार्ट C1 को मिलेगा और कुछ पार्ट C2 को। मुझे ये जानना है कि कितना पार्ट C1 को मिलेगा और कितना पार्ट C2 को मिलेगा। मतलब राइट, Q1 की वैल्यू कितनी होगी और इस पे जो चार्ज होगा Q2 उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहली चीज, दोनों किस में लगे हैं? पैरेलल में। अगर पैरेलल में लगे हैं मतलब दोनों के लिए वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? Q = CV। अगर V कांस्टेंट कर दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? चार्ज होगा। राइट, जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतनी ज्यादा चार्ज। तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा Q1 = Q C1 / C1 + C2। टोटल चार्ज हमारे पास कितना है? 18 माइक्रोकूलम। राइट, 18 माइक्रोकूलम। यहां पे C1 की वैल्यू कितनी? 3 माइक्रोफैरेड। तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाय 3 + 6 9 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रो से माइक्रो वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3/9 कितना? 1/3, मतलब कितना आएगा? 6 माइक्रोफैरेड। तो Q2 की वैल्यू कितनी बची? 18 - 6 मतलब 12 माइक्रोफैरेड। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आया समझ में? अच्छा, अगर हमें डायरेक्ट रेशियो नहीं पता होता तो कन्वेंशनल तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का? कन्वेंशनल तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? C1 और C2 से निकालते हैं C इक्विवेलेंट, पहला स्टेप। दूसरा निकालते हैं हम वोल्टेज की वैल्यू। राइट, टोटल चार्ज डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट से हमें मिलता वोल्टेज। फिर तीसरा स्टेप होता Q1 = C1V और Q2 = C2V। ऐसे करके हम क्या करते हैं? निकालते हैं। 3 स्टेप होते हैं। यहां पे ना हमें C इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत है, ना हमें टोटल वोल्टेज निकालने की जरूरत है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं एक स्टेप से। क्लियर है ये? है ना? चलो इसको लिख लो, फिर बताता हूं इनवर्स रेशियो। वो माइक्रोग्राम लिखा हुआ ध्यान है मेरे को, वही लिखते लिखते वो माइक्रोफैरेड आ गया जल्दी से। देखो, सेकेंड हमारे पास इनवर्स रेशियो। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो कैसे उनको क्या करना है? रेशियो में डिवाइड करना है। तो लेट्स से अगर हमने बोला कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? x के। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के। तो अगर मुझे y1 निकालना होगा आउट ऑफ y, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या? x2 / x1 + x2। राइट, इसी तरह से अगर मुझे y2 की वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ y, तो मैं यहां पे लिखूंगा x1 / x1 + x2। सीधा सा फॉर्मूला आ गया। अब एग्जांपल इसके क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं उसका जस्ट उल्टा होगा, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम यहां पे ले रहे हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लेट्स से यहां पे 2 रेजिस्टेंस हमने ले लिए हैं। एक लिया है 1 ओम और दूसरा ले लिया लेट्स से 4 ओम। और हमने बोला कि इसमें, इस कॉम्बिनेशन में राइट 20 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब अगर 20 एम्पियर करंट जा रहा है और दोनों किस में लगे हुए? पैरेलल में, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ नीचे तरफ। राइट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट्स से इसमें गया करंट I1 और इसमें गया कितना? I2। क्वेश्चन यही बोला हुआ है कि I1 और I2 की वैल्यू कितनी होगी। तो हम सीधा बोलेंगे दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। और हमें पता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? सेम। इन दोनों के लिए सेम वोल्टेज होगा। और अगर V सेम है तो V = हम क्या लिखेंगे? IR, वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ही कम करंट जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। तो अगर मुझे I1 निकालना है तो मैं लिखूंगा I, यहां पे क्या लिखूंगा? R2 / R1 + R2। टोटल करंट कितना है? 20। ये R2 हो जाएगा हमारा कितना? 4 / 5। राइट, तो I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 16। राइट, तो इसमें जाएगा I1 = 16 एम्पियर। और अगर I1 मिल गया तो I2 हो जाएगा कितना? 20 - 16 मतलब 4 एम्पियर। सीधा निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ये नहीं करते तो कन्वेंशनल तरीका क्या होता सॉल्व करने का? राइट, पहले हम क्या करते? निकालते हैं इससे, हाँ ठीक है, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। राइट, दोनों किसमें लगे हुए? पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं 1 × 4 / 1 + 4 मतलब 4/5। फिर R इक्विवेलेंट अगर निकल गया तो इससे वोल्टेज निकाल लेते हैं। राइट, V की वैल्यू निकाल लेते हैं।
जब वोल्टेज पता चल जाता तो V डिवाइड बाई R1 करके I1 और V डिवाइड बाई R2 करके ये 3 स्टेप का होता, जिसको हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमारे पास हो सकता है किसका, कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली हर जगह पे लग सकते हैं, राइट। हर जगह पे हम क्या कर सकते, लगा सकते हैं। हमारे पास अगर इसी की जगह पे इंडक्टर वगैरह होता तो वहां भी हम क्या कर सकते थे, इसको यूज कर सकते थे, राइट। वहां भी हम इसको यूज कर लेते। तो मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर इस तरह से क्या कर दिए, हमने लगा दिए हैं ऐसे। हमने बोला C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड और C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड, और यहां पे हमने इसको 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया। अब दोनों अगर सीरीज में है तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, अलग अलग। पहले के अक्रॉस ले लिया V1, दूसरे के अक्रॉस ले लिया V2, और V1 और V2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। अब अगर V1 और V2 की वैल्यू बतानी है तो हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों किसमें लगे, सीरीज में, और सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जितना चार्ज C1 पे होगा उतना ही चार्ज C2 पे होगा। अगर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है तो Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, CV, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो मतलब ये हो गया कि वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो V1 इज इक्वल टू लिखेंगे V, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, राइट। V की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 वोल्ट। C2 हम लेंगे कितना, 3 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया, 5 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 6 वोल्ट। तो V2 आ जाएगा कितना, 4 वोल्ट। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे सॉल्व नहीं करते तो कन्वेंशनल तरीका क्या था सॉल्व करने का, C इक्विवेलेंट निकालना, उसके बाद टोटल चार्ज निकालते और फिर Q डिवाइड बाई C1 करके V1 और Q डिवाइड बाई C2 करके V2। क्लियर है ये, राइट। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टू इनवर्स रेशियो। इसको क्या कर सकते हैं, कई जगह यूज करते हैं हम। इस तरह से जो लिखा दिया जाता है V1 इक्वल टू V C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ध्यान दो कहीं कहीं मॉड्यूल में इसको डेल्टा थ्योरम बोलेंगे, राइट, यूजिंग डेल्टा थ्योरम। भैया थ्योरम में कुछ नहीं है, सिंपल सा डायरेक्ट टू इनवर्स रेशियो का क्या है, कॉन्सेप्ट है। कई जगह मॉड्यूल वगैरह में इधर पे इसी तरह से लिखा रहेगा V1 इक्वल टू V C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और फिर लिखा रहेगा बाई डेल्टा थ्योरम, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप में कोई थ्योरम है, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट है। इसको पूरा लिखने के बाद इसको क्या कर लेना, बॉक्स में बंद कर देना और वापस आ जाना है सेंटर ऑफ मास में, क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, है ना। करो इसे, बंद कर देना है, वापस सेंटर ऑफ मास में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास में आ रहे हैं। चलो दे बेटा, एग्जांपल ले रहे हैं एक हम। यहां पे एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और यहां पे लेट से एक 3 kg का ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 मीटर। 3 क्वेश्चन इसमें मैं क्या करना दे रहा हूं, राइट, लिखते जाओ साथ में। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg, राइट। सेकेंड है, if 3 kg is displaced by 2 meter towards right hand side अगर कर दे, then by what distance center of mass will move। तीसरा है, if 3 kg is displaced by 2 meter towards right, then by what distance 2 kg should be moved so that position of center of mass does not change।
ये 3 क्वेश्चन तुमको क्या करने देखने। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg। फिर बोला है कि अगर 3 kg को राइट हैंड साइड 2 मीटर मूव करा दे तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कितना हिल जाएगा, कितना मूव करेगा। तीसरा बोला है अगर इसको हम 2 मीटर क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड मूव करा रहे हैं, तो इसको मैं किधर और कितना मूव कराऊं ताकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज ना हो। एक बार ट्राई करो जरा खुद से। है ना, जिनमें भी 4.8 बोल रहे हो, 4.8 उसका वो नया पोजीशन तुम बता रहे हो। क्वेश्चन बोला हुआ है, देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बाय व्हाट डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास विल मूव। ये नहीं बोला नया पोजीशन का है, ये बोला है सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कितना मूव कर जाएगा। अब 1.2 एग्जैक्टली राइट, आंसर कितना है 1.2 मीटर। कितनों का बट 0.8 आ रहा है। अरे ढंग से सॉल्व किया होगा तो हो सकता है यही तो आ रहा हो कम से कम, क्या वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो 0.8 जो आ रहा है, जिस तरह से तुमने सॉल्व किया है कि पहले ओरिजिनल पोजीशन निकाल लिया फिर फाइनल निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला है, वो तरीका गलत क्यों हो वो भी देख लेंगे हम, है ना। बट आंसर 0.8 नहीं है। ये क्वेश्चन तुमने लिख लिया राइट, ये मैं रब कर दे रहा सॉल्व करने के लिए। देखो सेकंड वाला जो है उसका आंसर 0.8 नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, सही तरीके से समझना पड़ेगा, तब आएगा, है ना। अब लिखना बंद कर दो, पहले समझ लो। सबसे पहला जो हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, सबसे पहला क्या बोला है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg। यार सिंपल सा है, मैं अभी प्लस माइनस नहीं ले रहा, सिंपल मैंने क्या कर दिया, सिर्फ पोजीशन में यहां पे क्या कर दे रहा बता दे रहा, है ना। जब कोऑर्डिनेट्स वगैरह लेंगे तो पोजीशन में क्या कर दूंगा, प्लस और माइनस सब कुछ लेंगे, अभी सिर्फ एक है। तो मैंने बोला आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1। अगर मुझे यहीं से क्या करना है, डिस्टेंस बताना है, तो इसका डिस्टेंस यहीं से कितना 0, तो हम लिखेंगे 3 × 0 प्लस इसका डिस्टेंस 2 × 10 डिवाइड बाई राइट 2 + 3 कितना 5 kg। तो यहां पे आ रहा है 20/5 मतलब 4 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां कहीं पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, जो इससे कितने डिस्टेंस पे है 4 मीटर, मतलब ये कितना 6 मीटर, इससे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला बोला हुआ है कि अगर हम इसको थोड़ा सा क्या कर दे 2 मीटर आगे खिसका दें तो ये कितना चेंज होगा, ये अपनी तरह से कितना खिसकेगा। तो समझो बेटा, फॉर्मूला तुमने लिखा हुआ है आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर r1 या r2 में चेंज लाओगे तो इसमें भी तो चेंज होगा, मतलब अगर ये चेंज होने लगे तो इसको मैं लिख सकता हूं dr सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसका मतलब ये हुआ कि जो dr लिखा हुआ है वो है चेंज इन पोजीशन। तो मुझे निकालना है कि सेंटर ऑफ मास में कितना पोजीशन का चेंज हुआ, तो मैं लिखूंगा यहां से dr सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 3 kg। इसको कितने से मूव करा दिया 2 मीटर से, तो dr की वैल्यू कितनी है 2। उसके पोजीशन में जितना भी चेंज लाओगे वही क्या हो जाएगा dr। राइट हैंड साइड अगर तुमने मूव करा है तो प्लस 2r लिख सकते हो, प्लस m2 कितना है 2। क्या उसमें कोई चेंज लाया हमने, है ना। अब ये पोजीशन नहीं है, ये है चेंज इन पोजीशन, तो इसमें कोई चेंज नहीं लाया हमने। डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 6/5, ये आएगा कितना 1.2 मीटर। मतलब जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हुआ है अपने जगह से वो कितना हुआ है 1.2 का। सर पर हमारा 0.8 आ रहा है, अभी मैं आऊंगा समझा दूंगा, पहले इसको ध्यान से देख लो। फिर तीसरा क्या बोला हुआ है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि अगर मैं इसको क्या कर रहा 2 मीटर से डिस्प्लेस कर रहा तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट में लाऊं ताकि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज वो यहां का यहीं रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, देखो कि dr1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर 2 मीटर है सॉरी, dr2 कितना होना चाहिए ताकि dr सेंटर ऑफ मास कितना रहे 0। क्वेश्चन आया समझ में कि इसको 2 मीटर डिस्प्लेस किया, इसको कितना डिस्प्लेस करूं ताकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 dr2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये पूरा टर्म कितना हो गया 0,
तो यहां से dr2 आएगा, ये 2 kg है, सॉरी, राइट, ये आएगा कितना, -3 मीटर, माइनस में आएगा। अरे आया? इसका मतलब हुआ कि जिधर भी तुम इसको क्या कर गए थे, लेके गए थे, इसको 3 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैंने 2 मीटर राइट हैंड साइड डिस्प्लेस किया है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कितना डिस्प्लेस करूं, 3 मीटर। अगर मैंने ऐसा किया तो ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, कहीं अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि जिन्होंने भी क्या किया, सेकंड को सॉल्व किया। अब मुझे पता है सेकंड को तुमने कैसे सॉल्व किया। सेकंड में तुमने सॉल्व किया कि सर देखिए ऐसा है कि जब ये यहां पे था तो सेंटर ऑफ मास यहां से कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर, राइट। सेंटर ऑफ मास तो यही है जो टिक लगाया है यहां पे 4 मीटर पे। फिर आपने बोला कि सर 2 मीटर डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, तो देखिए हमने 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, राइट, 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। इसका मतलब हुआ कि अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 12। तो हमने फिर से पोजीशन निकाला इसका, हमें 12 रखते हुए यहां से हमने क्या किया, फिर से पोजीशन निकाला। जब हम यहां से क्या कर रहे हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं, तो हमने निकाला m1 मतलब 3 × 0 2 × 12 डिवाइड बाई 5। तो 24 डिवाइड बाई 5 आया 4.8। तो सर देखिए पहले 4 मीटर पे था, अब 4.8 मीटर पे है, तो 0.8 होना चाहिए। थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन रखो। यहां तक तुमने बिल्कुल सही किया कि भाई 2 मीटर अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिस्प्लेस कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर। और फिर जब तुमने यहां से निकाला तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना आया, 4.8 आया, राइट। तो मान लो ये सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और यहां से ये डिस्टेंस कितना, 4.8 मीटर। अब बस यहीं पे गड़बड़ी कर दी तुमने। पहले तुमने यहां से मेजर किया था 4 मीटर, और अब तुम यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो 4.8, तो डिफरेंस 0.8 का थोड़ी ना होगा। यहां से अगर 4 मीटर होता और यहीं से 4.8 होता, तब तो 0.8 होता। समझो जरा, देखो इसको, मैंने बोला था कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये डिस्टेंस जरा बताना, ये 4 मीटर प्लस 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है, देखा, ये 4 और 2, तो यहां से लेके यहां तक कितना, 6। अब यहां से लेके यहां तक तुमने निकाला कितना, 4.8। तो क्या ये 0.8 है क्या, ये डिफरेंस कितना है, 1.2 मीटर। तुम्हारा वो तरीका भी सही था, बट थोड़ा सा क्या कर दिया तुमने, कैलकुलेशन में गलत कर दिया। पहले तुमने यहां से 4 मीटर निकाला, फिर तुम यहीं से अगर 4.8 होता तब तुम जरूर बोलते कितना, 0.8। पर पहले तुमने यहां से 4 मीटर निकाला, फिर तुम यहां से निकाल रहे हो 4.8 और बोल रहे हो ऐसे नहीं। यहां से 4 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से 4.8 है, बट यहां से सेंटर ऑफ मास पुराना कितना कहलाएगा, 6, और यहां से नया सेंटर ऑफ मास 4.8, तो डिफरेंस कितने का, 1.2 मीटर का। हाँ, कोई कुछ डाउट बोल रहा था क्या बेटा? हाँ, एक्सप्लेन एक बार और कर दूं मैं, यही चीज समझ। तुम लोगों ने जो गड़बड़ी की वो ये कि पहले तुमने यहां से इस जगह सेंटर ऑफ मास निकाला था, है ना, मैंने बोला था थोड़ा सा कीन, थोड़ा सा सही तरीके से समझना। पर पहले तुमने क्या किया, यहां से निकाला 4, फिर इसको 2 मीटर हो गया, तो अब तुमने यहां से निकाला 4.8। तो ये यहां से 4.8 नया का है, लेकिन यहां से पुराने का डिस्टेंस 4.8 या 4 थोड़ी है बेटा, कितना है, 6 है। कैसे बता, ये 4 और ये 2। तो अब नए पोजीशन से देखो, नए पोजीशन से पुराना सेंटर ऑफ मास 6 मीटर पे था, और नए पोजीशन से नया सेंटर ऑफ मास 4.8 पे है, तो डिफरेंस कितने का, ये 2. सिंपल सा, तुम इसी को देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब इसी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए कि भैया क्या है, किधर है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको तुम भूल जाओ। इस तरह से दोबारा सॉल्व नहीं करना है कि पहले 4 पे था 4.8 पे, तो क्या है कैसा, नहीं, इससे सॉल्व नहीं करना है। सिंपल सा क्या करना है, ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है, वो राइट डिस्प्लेस करे, लेफ्ट डिस्प्लेस करे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, दूसरे डायरेक्शन को क्या ले लो, नेगेटिव। यहां से आ जाएगा क्या, dr सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। राइट डिस्प्लेस कर तो प्लस ले लो, लेफ्ट डिस्प्लेस करो तो माइनस ले। इसी तरह से यहां पे बोला है कि एक को 2 मीटर डिस्प्लेस कर दे, दूसरे को कितना डिस्प्लेस कर, तो आंसर आ रहा -3 मीटर। मतलब इसको अगर इधर डिस्प्लेस किया, इसको इधर डिस्प्लेस कर दो, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहीं पे रहेगा। आया समझ में? तो सिंपल सा है, राइट। अगली क्लास में, क्योंकि अब अगला टॉपिक मतलब अगला क्वेश्चन शुरू कर देंगे तो फिर जल्दी खत्म नहीं होगा। समझ लो, इस छोटा सा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 3 टाइप के।
इसलिए मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट ठीक है, लेकिन 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। पहला सीधा यही बोलेगा कि भाई सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालो। हाँ, पार्टिकल मास के लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए क्या, वो। अगला बोलता है नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का। अगला क्वेश्चन आता है नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का। नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट कहने का मतलब मेरे पास एक डिस्क है, इतना पार्ट मैंने निकाल लिया, तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां है, ये। और तीसरा आएगा रिवर एंड बोट प्रॉब्लम का, कि हम बोट में इतना आगे जा रहे हैं तो बोट कितना पीछे आएगा। ये तो हमें समझ में आ गया था थर्ड लॉ में कि हम आगे जाएंगे तो कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए पीछे आएगा। बट अब यहीं पे हमें देखना है कितना पीछे आएगा, राइट, कितना पीछे आएगा। और वो कॉन्सेप्ट यहीं से काम आएगा, यहीं से काम आएगा वो भी। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे फॉर पार्टिकल मास सिस्टम एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। क्लियर है ये? है ना? चलो इसको लिख लो, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन कल वाली क्लास में। थैंक यू।